कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से आइडिया से पूरी दुनिया बदल सकती है? एक छोटा सा सपना जिसे आपने अपनी आंखों में बसाया हो, जिसे लेकर आप रातों को सो नहीं पाते और दिन में बस उसी की तस्वीर आपकी आंखों के सामने रहती हो। लेकिन फिर एक डर, क्या यह सच में काम करेगा? क्या यह बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा? हम सभी के अंदर वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट कहीं ना कहीं छिपी होती है। कोई उसे बाहर ला पाता है और कोई जिंदगी की भागदौड़ में उसे दबा देता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसे ही ख्वाबों और हकीकत के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों को उनके आइडिया को सिर्फ सोच से हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाया। द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीस। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है और एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताता है कि अपने आइडिया को कैसे टेस्ट करें, कैसे सीखें और कैसे बिना सालों बर्बाद किए उसे मार्केट में लॉन्च करें। जरा सोचिए, कितने लोग सालों मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, टीम बनाते हैं और फिर जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पता चलता है कि मार्केट को तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। कितना पेनफुल होता है ना? एरिक रीस इस किताब में बताते हैं कि कैसे हम इस पेन को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स में जल्दी जल्दी फीडबैक लेकर और सच्चाई का सामना करते हुए अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। इसमें वो कहते हैं, बिल्ड, मेजर, लर्न, यानी पहले एक छोटा सा वर्जन बनाओ जिसे वो कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, फिर उसे लोगों के सामने लाओ, उनका फीडबैक लो और उससे सीखकर उसे बेहतर बनाओ। मैं जानता हूं ये बातें सुनने में सिंपल लग सकती हैं, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ये गेम चेंजर बन जाती हैं। यह किताब आपको न सिर्फ ये सिखाती है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे बनाएं, बल्कि ये भी कि असफल होने से डरना नहीं है, बल्कि फेलियर को जल्दी अपनाकर उससे सीखना है। इस वीडियो में मैं आपको द लीन स्टार्टअप की पूरी जर्नी पर ले जाऊंगा। हम देखेंगे कि एरिक रीस ने किन स्ट्रगल्स का सामना किया, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए और आप कैसे इन्हें अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने ड्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम में इनोवेशन लाना चाहता है, जो चेंज लाना चाहता है और जो चाहता है कि उसकी मेहनत सही दिशा में जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ बिजनेस के नंबर्स और ग्राफ्स का नहीं होगा, ये आपके दिल और दिमाग दोनों को छुएगा। आप सीखेंगे कि कैसे पेशेंस और स्पीड को बैलेंस किया जाए, कैसे राइट डिसीजन सही समय पर लिया जाए और कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बड़ा रिजल्ट पाया जाए। इस चैनल का मकसद सिर्फ आपको किताब का समरी देना नहीं है, बल्कि उस किताब की सोच को आपकी सोच का हिस्सा बनाना है, ताकि अगली बार जब आपके मन में कोई आइडिया आए तो आप उसे सिर्फ ड्रीम ना छोड़ें, बल्कि उसे सही तरीके से प्लान करके लॉन्च करें। इमेजिन कीजिए, अगर आपके एक छोटे से स्टेप से किसी की जिंदगी बदल जाए या शायद पूरी सोसाइटी का सोचने का तरीका बदल जाए तो कैसा लगेगा? यही है द पावर ऑफ लीन स्टार्टअप। तो चलिए इस इंस्पायरिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एरिक रीस के प्रिंसिपल्स हमें हम पे। चैप्टर 1, शुरुआत करना। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चिंगारी जल रही होती है। ये चिंगारी होती है एक आइडिया की, एक सपना जिसे आपने देखा है, जिसे लेकर आप जीना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं होता कि सपना कितना बड़ा है, बल्कि ये कि आप उसे शुरू कैसे करेंगे। बहुत लोग अपने सपनों को सालों तक सोचते रहते हैं। वो कहते हैं, जब मेरे पास परफेक्ट प्लान होगा, परफेक्ट टीम होगी, परफेक्ट पैसा होगा, तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो वो आइडिया धीरे धीरे आपकी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाएगा। यही वजह है कि एरिक रीस हमें दिखाते हैं कि शुरुआत करना ही असली खेल है। उन्होंने भी अपने करियर में ऐसे दौर देखे जब उनके पास बड़ा विजन था, लेकिन रिसोर्सेज कम थे, एक्सपीरियंस सीमित था और रास्ता बिल्कुल धुंधला। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो बस सोचते रहेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने पहला कदम उठाया, छोटा, अधूरा, लेकिन साहस भरा। सोचिए, जैसे कोई समंदर पार करना चाहता है। आपके पास शायद लकड़ी की छोटी सी नाव है, उसमें छेद भी है और चप्पू भी एक ही है, लेकिन अगर आप किनारे पर ही खड़े रहेंगे तो कभी उस पार नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, सफर में मुश्किलें आएंगी, लहरें टकराएंगी, शायद आपको कई बार लगने लगे कि यह गलत फैसला था, लेकिन चलते चलते आप सीखेंगे कि नाव को कैसे ठीक करना है, लहरों के साथ कैसे तालमेल बैठाना है
शुरुआत करना सिर्फ एक्शन लेने का नाम नहीं है, ये माइंडसेट बदलने का नाम है। ये वो पल है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं रास्ता चलते चलते बनाऊंगा, बजाय इसके कि रास्ता पूरी तरह बन जाए तब निकलूंगा। यही सोच एक ऑर्डिनरी ड्रीमर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटर बनाती है। एरिक रीस की कहानी में भी यही जज्बा था। उन्होंने देखा कि पारंपरिक बिजनेस मॉडल में लोग सालों लगाकर प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर मार्केट में लॉन्च करके पता चलता है कि किसी को उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये एक बेहद पेनफुल रियलिटी थी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो पहले कदम पर ही सीखेंगे कि जो बना रहे हैं उसकी असली जरूरत है या नहीं। ये शुरुआत डर से भरी होती है। आपको लगता है अगर लोग हंसेंगे तो अगर ये फेल हो गया तो लेकिन सच तो ये है कि हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे ऐसे ही डर और शंका होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपने लैपटॉप पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेगा, कोई इन्वेस्टर आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी है। आप जानते हैं कि अभी जो बना रहे हैं वो शायद पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पहला ईंट है उस इमारत की जो आप अपने सपनों में देख चुके हैं। यही है शुरुआत का असली मतलब। इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ना, रिसोर्सेज कम होते हुए भी कोशिश करना और अननोन फ्यूचर में भी विश्वास रखना। ये वो पल है जब आप सिर्फ अपने सपनों के बारे में बात करना बंद करके उन्हें शेप देना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, परिभाषा। किसी भी सफर की सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं होती कि हमारे पास साधन नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जा कहाँ रहे हैं। जैसे एक नाव समुद्र में बिना दिशा के बह रही हो, चाहे उसमें कितने भी मजबूत इंजन हों, चाहे उस पर कितने भी अच्छे नाविक हों, अगर मंजिल का पता नहीं तो वो लहरों में भटकती ही रहेगी। उद्यमिता की दुनिया में भी यही सच है। बहुत से लोग अपने आइडियाज को लेकर बेहद पैशनेट होते हैं। उनकी एनर्जी और डेडिकेशन कमाल की होती है, लेकिन अंदर एक कंफ्यूजन छिपा रहता है। असल में हम क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? यही वो जगह है जहां परिभाषा मायने रखती है। सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना है। आप तय करते हैं कि फ्लेवर्स अलग होंगे, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी और टेस्ट लाजवाब होगा। लेकिन अगर आपको ये ही नहीं पता कि आपका फोकस हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं या बच्चों को खुश करने वाले फ्लेवर्स, तो आप मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर जगह गलत दिशा में मेहनत कर सकते हैं। यही कारण है कि क्लैरिटी और विजन ही किसी स्टार्टअप की हार्ट बीट है। एरिक रीस हमें यह एहसास कराते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआत में सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है उस विजन को डिफाइन करना। एक ऐसा विजन जो न सिर्फ आपके माइंड में साफ हो, बल्कि जिसे आपकी पूरी टीम महसूस करे और फॉलो करे। विजन सिर्फ एक फैंसी स्टेटमेंट नहीं है जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। ये वो फिल्टर है जो तय करता है कि कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा रॉन्ग टर्न है। यहाँ एक और कहानी सोचिए। एक फाउंडर, मान लीजिए उसका नाम आरव है, टेक प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा देता है। वो दिन रात मेहनत करता है, ऐप बनाता है, फीचर्स जोड़ता है, लेकिन कुछ महीने बाद पता चलता है कि लोग उसे यूज ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में ये डिफाइन नहीं किया कि उसका प्रोडक्ट किस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उसने बस टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को कंबाइन कर दिया, लेकिन पर्पस खो दिया। यही गलती ज्यादातर स्टार्टअप्स करते हैं। वे प्रोडक्ट बनाते हैं, पर्पस नहीं। परिभाषा का असली मतलब है अपने नॉर्थ स्टार को पहचानना। ये वो लाइट है जो अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाए। जब चैलेंजेस आएंगे, जब लोग कहेंगे ये काम नहीं करेगा, जब रिसोर्सेज कम होंगे, तो आपका डिफाइंड विजन ही आपको मजबूत रखेगा। अगर वो विजन वेग है तो आप हर छोटी सी हवा के साथ दिशा बदल देंगे और अंत में कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। परिभाषा केवल इंस्पिरेशन का काम नहीं करती, ये डिसिप्लिन भी लाती है। ये आपको मजबूर करती है कि हर एक्सपेरिमेंट, हर इन्वेस्टमेंट और हर पिवट उसी गोल की तरफ हो जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। यह आपके स्टार्टअप को एक कहानी देता है, ऐसी कहानी जिसमें हर कैरेक्टर, आपकी टीम, आपका प्रोडक्ट, आपके कस्टमर्स अपना रोल जानता है। और यही बात इसे पावरफुल बनाती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आप हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर पाते हैं। आपकी टीम भी एक कॉमन ड्रीम के लिए काम करती है, न कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस के लिए। और यही वो क्लैरिटी है जो एक आइडिया को सिर्फ कॉन्सेप्ट से उठाकर एक मूवमेंट में बदल सकती है। चैप्टर 3, सीखना। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर कौन है? न किताबें, न कॉलेज, न ही वो लंबे लंबे लेक्चर्स।
असल में सबसे बड़ा टीचर है जिंदगी का अनुभव। जब आप किसी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपने सारी प्लानिंग कर ली है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर हकीकत आपके सामने अपनी ही कहानी खोल देती है। और वो कहानी अक्सर आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती है। कई बार हम अपने दिमाग में एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमें लगता है कि बस इसे लॉन्च करते ही लोग इसे हाथों हाथ लेंगे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट असली लोगों तक पहुंचता है तब हमें पता चलता है कि वो चीज जिस पर हमने महीनों काम किया, लोगों को शायद उतनी जरूरत ही नहीं थी, या शायद वो उसे समझ ही नहीं पा रहे। यही वो पेनफुल मोमेंट है जहां ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स टूट जाते हैं। लेकिन यहीं से असली ग्रोथ की शुरुआत होती है, जब हम मान लेते हैं कि हमें सीखना है। सीखने का मतलब यहाँ सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वो हार्ड ट्रूथ स्वीकार करना है जो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। एरिक रीस कहते हैं, अगर हम जल्दी फेल होते हैं तो जल्दी सीखते भी हैं, और यही हमें सक्सेस के ज्यादा करीब ले जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसके फाउंडर को लगता है कि उनका ऐप लोगों की जिंदगी आसान बना देगा। उन्होंने इसे बनाने में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, स्लीपलेस नाइट्स गुजारी, हर फीचर को परफेक्ट करने में दिल लगाया। लेकिन जब ऐप लॉन्च हुआ तो डाउनलोड्स बहुत कम थे, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो ज्यादा समय तक टिक नहीं रहे थे। अब इस पॉइंट पर दो रास्ते हैं। पहला, ईगो में आकर दुनिया को दोष देना। दूसरा, रियलिटी को अपनाना और उससे सीखना। अगर वो फाउंडर पहला रास्ता चुनता तो शायद महीनों और सालों तक रिसोर्सेज बर्बाद करता, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने यूजर्स से बात की, उनके फीडबैक को सुना और जाना कि लोग उस ऐप को किस वजह से छोड़ रहे हैं। ये फीडबैक भले ही सुनने में कड़वा था, लेकिन उसने प्रोडक्ट को बदल दिया, और कुछ महीनों में वो ऐप अपनी कैटेगरी में टॉप पर पहुंच गया। सीखना कभी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपनी असम्पशंस को चुनौती देनी होगी। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन रियलिटी हमें दिखाती है कि मार्केट हमारी सोच से अलग है। यही वजह है कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, डेटा और यूजर्स की बातें सुनना इतना जरूरी है। हर बार जब आप फीडबैक लेते हैं, वो आपको एक मिरर दिखाता है जिसमें आपका प्रोडक्ट और आपकी सोच का असली रिफ्लेक्शन नजर आता है। कभी वो रिफ्लेक्शन आपको खुश कर देगा, कभी शॉक देगा, लेकिन हर बार वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगा। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपनी जर्नी में लर्निंग को एक कांस्टेंट कंपेनियन बनाना होगा, क्योंकि जब आप सचमुच सीखने लगते हैं तो हर फेलियर आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि आपको नई दिशा देता है। और यही वो माइंडसेट है जो एक ड्रीमर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में बदल देता है। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई नया आइडिया हो तो उसे दुनिया के सामने लाने से मत डरिए, और दुनिया से मिलने वाली सीख को अपनाने से भी मत डरिए, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जहां आपका सपना हकीकत बनता है और आपकी कहानी लेजेंड बन जाती है। चैप्टर 4, प्रयोग करना। कभी आपने सोचा है, जब हम किसी नए सपने की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आइडिया नहीं होता, बल्कि वो होता है हमारी खुद की असम्पशंस। हम मान लेते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, हम सोच लेते हैं कि मार्केट को इसकी ज़रूरत है, और हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि बस यही कामयाबी का रास्ता है। लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर हम उस सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते जो शायद हमें शुरुआत में ही बता दे कि हमारी सोच में कोई कमी है। यही वजह है कि हर नए आइडिया को एक्सपेरिमेंट की आग में तपना पड़ता है, लेकिन अगर वो छोटे छोटे प्रयास करे, धीरे धीरे बैलेंस सीख ले, तो वही बच्चा कुछ ही दिनों में कॉन्फिडेंट होकर दौड़ने लगेगा। यही नियम बिजनेस और स्टार्टअप्स पर भी लागू होता है। प्रयोग करने का मतलब है अपने आइडिया को एक ऐसे छोटे और किफायती रूप में दुनिया के सामने रखना जिसे लोग आजमा सकें, ताकि हमें असली फीडबैक मिल सके। इसे हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP कहते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच है। आपका लक्ष्य यह नहीं है कि आप तुरंत परफेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, बल्कि ये है कि आप जल्दी से जल्दी सच्चाई जान लें। इस सफर में कई बार आपको ऐसे नतीजे मिलेंगे जो आपके दिल को चोट पहुंचाएंगे। हो सकता है कि आप महीनों से जिस फीचर को अपना मास्टरपीस मान रहे थे, ग्राहक उसे नजरअंदाज कर दें। हो सकता है लोग उस चीज को ज्यादा पसंद करें जिसे आपने बस एक्स्ट्रा समझकर जोड़ा था। यही तो ब्यूटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है। यह आपको वह दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जो देखना बेहद जरूरी है। एक उद्यमी की असली ताकत उसके बड़े सपनों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह छोटे छोटे प्रयोगों से सीखने का साहस रखता है। हर प्रयोग आपको एक कदम आगे ले जाता है, भले ही वो नतीजा आपके मन मुताबिक ना हो। असल में असफल प्रयोग भी आपको उस दिशा से हटा देते हैं
जहां समय और संसाधन बर्बाद होते और आपको उस रास्ते के करीब लाते हैं जहां सच्ची सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफल होने के बाद प्रयोग करना छोड़ दिया होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। उसने हर असफलता को एक नया सबक माना। I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. यही भावना किसी भी स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। जब आप प्रयोग करते हैं तो आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि खुद को भी गढ़ रहे होते हैं। आप अपने सोचने का तरीका बदल रहे होते हैं, अपने भीतर लचीलापन पैदा कर रहे होते हैं और अपने डर को कमजोर कर रहे होते हैं। आप सीख रहे होते हैं कि हर आइडिया, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे, तब तक अधूरा है जब तक वह असली दुनिया में अपनी कसौटी पर खरा न उतर जाए। और सबसे अहम बात, प्रयोग करने का मतलब यह नहीं कि आप बस अंधाधुंध कोशिशें करते जाएं। इसका मतलब है सोच समझकर सही सवालों के जवाब पाने के लिए सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना। यह एक नृत्य की तरह है जहां हर मूव अगले मूव को तय करता है और धीरे धीरे पूरी कहानी एक खूबसूरत आकार लेती है। चैप्टर 5 कूदना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने मन में कोई सपना पाला हो, उसे लेकर सारी रातें जागी हों, दोस्तों को बताया हो और फिर जब असल में शुरुआत करनी हो तो पैर ठिठक जाए, दिल में एक्साइटमेंट भी हो और डर भी। अगर गलत हो गया तो, अगर सबने मना कर दिया तो, अगर ये काम ही ना किया तो, वही यही वो पल होता है जब इंसान को छलांग लगानी पड़ती है। एक ऐसा लीप जो आपके और आपके सपने के बीच की सबसे बड़ी दीवार को पार करता है। एक युवा एंटरप्रेन्योर की कल्पना कीजिए। उसके पास एक ऐप का आइडिया है जो लोगों की रोजमर्रा की एक बड़ी परेशानी को हल कर सकता है। उसने हफ्तों तक रिसर्च की है, दोस्तों से बात की है, नोटबुक्स में आइडिया के स्केचेस बनाए हैं और स्लीपलेस नाइट्स में खुद को उस ऐप को लॉन्च करते हुए इमेजिन किया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या लोग इसे सच में इस्तेमाल करेंगे? उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, और महीनों तक सोचते रहना, हर फीचर को परफेक्ट करने की कोशिश करना, मार्केट डेटा इकट्ठा करना, या दूसरा, एक छोटा सा वर्जन बनाकर जल्द से जल्द लोगों के सामने लाना और देखना कि असली दुनिया क्या कहती है। यही लीप है, सोच से रियलिटी में कदम रखना। यह वो कदम है जहां आपको अपने सारे असम्पशंस को रियलिटी की कसौटी पर रखना पड़ता है। आप सोचते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि शायद वो गलत भी हो सकता है। यही वो पल है जहां रिस्क भी है, थ्रिल भी है और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी। एरिक रीज बताते हैं कि लीप अंधी छलांग नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड जंप है। जैसे आप एक नदी पार कर रहे हों और आपको पता हो कि कहां पैर रखना है ताकि आप बीच में डूबे नहीं। इसके लिए आपको अपनी सोच के सबसे क्रिटिकल हिस्सों को पहचानना होता है, यानी वो मान्यताएं, असम्पशंस, जो अगर गलत निकली तो पूरा प्लान ढह सकता है। फिर उन्हें सबसे पहले परखना होता है। इस प्रोसेस में ईगो को भी किनारे रखना पड़ता है। कभी कभी हम अपने आइडिया से इतना प्यार करने लगते हैं कि हमें लगता है ये परफेक्ट है, लेकिन लीप आपको सिखाता है कि अपने आइडिया को असली ऑडियंस के सामने रखकर उनकी सच्ची राय सुनना जरूरी है। हो सकता है वो आपकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा फीडबैक दें। शुरुआत में यह सुनना मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। एक और कहानी सोचिए। एक स्टार्टअप टीम ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का सपना देखा जो लोगों को इंस्टेंट ट्यूटरिंग सर्विसेज देता है। उन्होंने महीनों तक एक बड़ा और जटिल सिस्टम बनाने की जगह सिर्फ एक सिंपल वेब पेज बनाया जिसमें यूजर्स अपने सवाल भेज सकते थे और टीम मैन्युअली ट्यूटर्स से कनेक्ट कराती थी। कोई हाई टेक ऑटोमेशन नहीं, बस सीधा ह्यूमन एफर्ट। वो देखना चाहते थे कि क्या सच में लोग इस कॉन्सेप्ट को चाहेंगे, और जब उन्हें पता चला कि लोग इसके लिए पेमेंट करने को भी तैयार हैं तो उन्हें समझ आया कि लीप सही दिशा में था। यही है लीप का असली जादू। आप थ्योरीज और आइडियाज की दुनिया से निकलकर कस्टमर्स और मार्केट की असली दुनिया में कदम रखते हैं। यह वो जगह है जहां हर रिजल्ट एक लर्निंग बन जाता है और हर लर्निंग आपके अगले कदम का रास्ता तय करती है। चैप्टर 6 जांचना। कल्पना कीजिए, आपने महीनों मेहनत करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है, दिन रात की नींदें कुर्बान की हैं, अपनी सेविंग्स लगा दी हैं, दोस्तों और परिवार के सामने अपनी आइडिया की तारीफें सुनी हैं, और जब आखिरकार वो प्रोडक्ट दुनिया के सामने आता है तो आपको महसूस होता है कि किसी ने उसे वैसे चाहा ही नहीं जैसे आपने सोचा था। ये पल सिर्फ निराशा नहीं लाता, ये आपके आत्मविश्वास को हिला देता है। यही वजह है कि सपनों को हकीकत बनाने की राह में
सबसे बड़ा कदम होता है सच्चाई की जांच करना। कई बार हम अपने आइडिया से इतने इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है ये तो सबको पसंद आएगा, लेकिन मार्केट के पास अपनी अलग सच्चाई होती है। वहां सिर्फ आपकी मेहनत या जुनून नहीं, बल्कि असली जरूरत और वैल्यू मायने रखती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है असम्पशंस को रियलिटी में बदलना। आपने जो सोचा है, क्या वो सच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या आपका सोल्यूशन वैसा ही काम करता है जैसा आपने इमेजिन किया था? और सबसे जरूरी, क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? इसके लिए टेस्टिंग का तरीका वैसा नहीं है जैसा स्कूल के एग्जाम होते थे, जहां सवाल पहले से तय और जवाब किताब में लिखे मिलते थे। यहाँ तो सवाल भी आपको खुद खोजने होते हैं और जवाब भी मार्केट से निकालने पड़ते हैं। एरिक रीस बताते हैं कि टेस्टिंग का असली मतलब है वैलिडेटेड लर्निंग हासिल करना, यानी जो भी स्टेप आप लेते हैं वो आपको सच्चाई के और करीब ले जाए। इसमें सबसे बड़ा टूल है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी ऐसा छोटा और बेसिक वर्जन जो आपके प्रोडक्ट का कोड दिखा दे और जिसे आप जल्दी से लोगों के सामने ला सकें। सोचिए, ये वैसा है जैसे कोई शेफ नया डिश बनाते समय पहले अपने दोस्तों को टेस्ट कराता है, उनकी राय लेता है और फिर रेसिपी को परफेक्ट करता है, बजाय इसके कि वो हजारों प्लेट्स बनाकर मार्केट में उतार दे और फिर पता चले कि स्वाद लोगों को पसंद ही नहीं आया। जांचने का असली मकसद सिर्फ सक्सेस को कंफर्म करना नहीं है, बल्कि फेलियर को जल्दी पकड़ लेना है। जितना जल्दी आप गलतियां देख लेते हैं, उतना ही जल्दी आप उन्हें सुधार सकते हैं। टेस्टिंग आपको यह भी सिखाता है कि हर फीडबैक को पर्सनल इंसल्ट की तरह न लें, बल्कि उसे एक डायरेक्शन समझें। कई बार फीडबैक आपको चोट पहुंचाएगा, ईगो को हिलाएगा, लेकिन वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। एक कहानी सोचिए, एक युवा एंटरप्रेन्योर ने एक मोबाइल ऐप बनाई जो वह सोचता था कि युवाओं में वायरल हो जाएगी। उसने टेस्टिंग की बजाय सीधे फुल लॉन्च कर दिया। मार्केटिंग पर लाखों खर्च हुए, लेकिन डाउनलोड्स न के बराबर रहे। बाद में उसने महसूस किया कि यूजर्स को ऐप का मेन फीचर समझ ही नहीं आ रहा था। अगर वह शुरू में ही छोटे लेवल पर टेस्ट करता तो ये बड़ी गलती समय रहते पकड़ी जा सकती थी। ये कहानी हमें बताती है कि टेस्टिंग सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने सपनों को बचाने का तरीका है। चैप्टर 7 मापना। कल्पना कीजिए, आपने महीनों मेहनत करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है। आपने स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, दोस्तों और परिवार से समय निकालकर हर डिटेल पर ध्यान दिया है। लॉन्च का दिन आता है और आप पूरे जोश के साथ उसे दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप एक अजीब से कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। सेल्स आ रही हैं, लेकिन क्या ये सही दिशा में जा रही हैं? यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में आपके प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं या बस एक्टिविटी में बिजी हैं? यहीं पर असली मैजिक होता है, मेजरमेंट। सिर्फ किसी चीज को गिन लेना मेजरमेंट नहीं है। असली मेजरमेंट वो है जो आपको साफ साफ दिखाए कि आपका विजन हकीकत में बदल रहा है या नहीं। कई बार हम वैनिटी मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, जैसे हमारे पास 10,000 डाउनलोड्स हैं। तय कि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो लोग आपका प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं? क्या वो दोबारा वापस आ रहे हैं? रियल ग्रोथ को मापना मतलब उन नंबर्स को देखना जो आपकी दिशा तय करें, न कि आपका ईगो खुश करें। सोचिए, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन धुंध इतनी है कि आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा। ऐसे में आपको एक कंपास चाहिए जो आपको बताए कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। मेजरमेंट भी एक तरह से उसी कंपास की तरह है। अगर आपके पास सही डेटा है तो आप समझ पाएंगे कि आगे बढ़ना है या रास्ता बदलना है। और यहाँ बात सिर्फ डेटा कलेक्ट करने की नहीं है, बल्कि सही डेटा कलेक्ट करने की है, क्योंकि गलत आंकड़े आपको झूठी तसल्ली देंगे, जबकि सही आंकड़े आपको असली तस्वीर दिखाएंगे, भले ही वो तस्वीर थोड़ी पेनफुल क्यों ना हो। कई एंटरप्रेन्योर्स शुरू में यही गलती करते हैं कि वो हर चीज ट्रैक करने लगते हैं, लाइक्स, शेयर्स, रैंडम कमेंट्स, और फिर सोचते हैं कि यही सक्सेस है। लेकिन असली सफलता तभी आती है जब आप ये समझते हैं कि आपके कस्टमर का बिहेवियर क्या कह रहा है। क्या वो आपकी सर्विस के साथ लंबे समय तक बने रह रहे हैं? क्या वो दूसरों को रेकमेंड कर रहे हैं? क्या वो दोबारा खरीद रहे हैं? यही सवाल आपके मेजरमेंट के असली पैरामीटर हैं। एरिक रीस इस फिलॉसफी में कहते हैं कि प्रोग्रेस का मतलब है वैलिडेटेड लर्निंग, यानी आपने जो हाइपोथेसिस सोची थी, क्या डेटा उसे कंफर्म कर रहा है? अगर नहीं, तो आपको करेज रखना होगा डायरेक्शन बदलने का, और इसके लिए आपको ब्रूटली ऑनेस्ट डेटा देखना होगा, न कि बस हैप्पी नंबर्स। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक स्टार्टअप फाउंडर को लगता था कि उसका ऐप बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि डाउनलोड नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन जब उसने डीपर एनालिसिस किया तो पता चला कि ज्यादातर लोग ऐप ओपन करने के बाद
कुछ ही मिनट में अनइंस्टॉल कर रहे थे। उस दिन उसने समझा कि असली ग्रोथ यूजर्स को रिटेन करने में है, न कि बस अट्रैक्ट करने में। उसने प्रोडक्ट को यूजर्स की फीडबैक के हिसाब से बदला और कुछ महीनों बाद रिटेंशन रेट 3 गुना हो गया। यानी सही मेजरमेंट ने उसकी कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। जब आप मेजर करना सीख जाते हैं तो आप बिना डर के सच्चाई का सामना करने लगते हैं। आप जानते हैं कि आपकी हर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट का असर कहाँ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप अंदाजे से डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में अंदाजा लगाना एक लग्जरी है और लग्जरी की जगह स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। चैप्टर 8, तेजी लाना। जिंदगी और बिजनेस दोनों ही एक तरह की यात्रा है, और इस यात्रा में कभी रास्ते इतने साफ नजर आते हैं कि लगता है बस चलते जाओ और मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि महीनों या सालों की मेहनत के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में हूं या मुझे रास्ता बदलना चाहिए। यही वो पल होता है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर या ड्रीम चेजर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। सोचिए, आपने अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत की, प्रोडक्ट बनाया, लोगों तक पहुंचाया, और फिर भी मार्केट से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप उसी दिशा में चलते रहें, उम्मीद करते हुए कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, आप हिम्मत करके दिशा बदलें, यानी पिवट करें। ये फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ वो सालों की मेहनत, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो सैक्रिफाइसेस होते हैं, और दूसरी तरफ वो ठंडी और सख्त सच्चाई कि शायद आपका प्लान उतना कारगर नहीं है जितना आपने सोचा था। कई बार हम अपने आइडिया से इतना जुड़ जाते हैं कि उसे छोड़ने का ख्याल भी हमें तोड़ देता है। लेकिन असल करेज वही है जहां आप अपने ईगो से ऊपर उठकर अपने सपनों को बचाने के लिए स्ट्रैटेजी बदलते हैं। पिवट का मतलब हार मान लेना नहीं है। ये तो वैसा है जैसे आप समंदर में नाव चला रहे हो और आपको एहसास हो कि हवा का रुख बदल गया है। आप अपनी नाव का रुख उसी हवा के हिसाब से बदलते हैं ताकि आप डूबने के बजाय मंजिल तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ परसिवियर का मतलब है कि आप अपनी करंट दिशा में ही चलते रहें, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये रास्ता आपको अंत में सफलता दिलाएगा, भले ही वो अब भी ना दिख रहा हो। इस जर्नी में सबसे जरूरी है वैलिडेटेड लर्निंग, यानी सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं बल्कि डेटा और फीडबैक पर भरोसा करना। अपने यूजर्स से मिली सच्ची प्रतिक्रिया को अपनाना, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। अक्सर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ही हमें ये साफ कर देते हैं कि हमें पिवट करना है या परसिवियर, और ये क्लैरिटी पाने के लिए ईमानदारी चाहिए, खुद से और अपनी टीम से। सोचिए, अगर नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से पिवट करके स्ट्रीमिंग पर ध्यान न दिया होता तो क्या आज वो दुनिया का एंटरटेनमेंट जायंट बन पाता? अगर इंस्टाग्राम ने अपने ओरिजिनल चेक इन ऐप को पिवट करके सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस ना किया होता तो क्या वो इतने लोगों के दिल में जगह बना पाता? हर बड़ी सफलता के पीछे एक सही समय पर लिया गया ऐसा ही फैसला छुपा होता है। इस पल में डर महसूस होना नॉर्मल है, क्योंकि पिवट का मतलब है कुछ छोड़ना और परसिवियर का मतलब है जोखिम उठाना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चाहे आप पिवट करें या परसिवियर, आपका फैसला सोच समझकर, सच्चाई पर आधारित और अपने विजन को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। चैप्टर 9, तेज करना। जब कोई नया सपना आकार लेने लगता है तो शुरुआत में हर कदम माप कर रखना पड़ता है। जैसे कोई माली पहले पौधे को जरा जरा पानी देता है, धूप में सही जगह रखता है और हवा से बचाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो पौधा मजबूत हो जाता है और अब उसे तेजी से बढ़ने की जरूरत होती है। यही वो पल है जब मेहनत का फोकस सिर्फ सर्वाइवल से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ग्रोथ कोई जादू नहीं है, बल्कि वो रिजल्ट है लगातार सही डायरेक्शन में लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स का, जो अब एक साथ जुड़कर आपको एक मोमेंटम देते हैं। सोचिए, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, फीडबैक अच्छा है। अब अगर आप उसी पेस पर चलते रहे तो कंपेटिटर्स आपको पकड़ लेंगे। यहाँ जरूरी है स्पीड को बढ़ाना, लेकिन स्पीड का मतलब सिर्फ जल्दी काम करना नहीं है, बल्कि सही जगह अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज लगाना है। एक कार की तरह सोचिए, अगर इंजन पावरफुल है लेकिन गियर गलत है तो चाहे जितना एक्सेलरेटर दबा लें, गाड़ी सही परफॉर्मेंस नहीं देगी। उसी तरह स्टार्टअप में भी सही सिस्टम्स, राइट पीपल और प्रॉपर प्रोसेसेस के बिना तेजी सिर्फ केओस पैदा करेगी। एरिक रीज बताते हैं कि असली तेजी तब आती है जब टीम के हर सदस्य को साफ पता हो कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और उनका काम किस तरह बड़े गोल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इमेजिन कीजिए,
एक रोबोट में 5 लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि किनारे किस तरफ है। ऐसे में चाहे सब मिलकर जोर से चप्पू चलाएं, वो बोट गोल गोल घूमती रहेगी। लेकिन अगर सब एक ही डायरेक्शन में ताकत लगाएं, तो स्पीड अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। तेजी लाने के लिए सबसे अहम है लगातार सीखना और जल्दी जल्दी डिसीजंस लेना। कई बार फाउंडर्स रिस्क लेने से डरते हैं, सोचते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए, फिर मूव करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। जो लोग तेजी से ग्रो करते हैं, वो छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स लेने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर स्टेप से कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर लर्निंग उन्हें अगले स्टेप को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये जर्नी सिर्फ नंबर्स और रेवेन्यू चार्ट्स की नहीं है, बल्कि माइंडसेट की भी है। स्पीड लाने का मतलब है टीम में एक ऐसा कल्चर बनाना जहां हर कोई इनोवेशन को अपनाए, एक्सपेरिमेंट्स को इनकरेज करे और असफलता को लर्निंग की तरह देखे। जब टीम के लोग समझ जाते हैं कि उनका काम सिर्फ आज का नहीं बल्कि पूरे विजन का हिस्सा है, तब उनके काम करने का जोश और पेस दोनों बढ़ जाते हैं। और याद रखिए, तेजी सस्टेनेबल होनी चाहिए। जैसे किसी मैराथन रनर को अपनी एनर्जी सही तरह से मैनेज करनी पड़ती है, वैसे ही स्टार्टअप को भी अपनी स्पीड को बैलेंस करना पड़ता है। बहुत तेज लेकिन अनियंत्रित ग्रोथ उतनी ही खतरनाक है जितनी बहुत स्लो ग्रोथ। सही ग्रोथ वही है जो आपको अगले लेवल तक ले जाए बिना आपके सिस्टम को तोड़े। चैप्टर 10, नवाचार को बनाए रखना। कल्पना कीजिए, आपने महीनों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और अनगिनत कोशिशों के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो लोगों के दिल को छू रहा है। फीडबैक शानदार है, बिक्री बढ़ रही है और आपके पास एक विनिंग फॉर्मूला है। यह पल हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है, लेकिन यहीं पर एक खतरा भी छुपा है। सफलता का जादू हमें अक्सर इनोवेशन से दूर कर देता है। हम सोचने लगते हैं, अब सब ठीक है, अब बदलाव की जरूरत नहीं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। जब कोई आइडिया मार्केट में सफल हो जाता है, तो नेचुरली हम उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। हम वही स्ट्रैटेजीज, वही कैंपेन्स, वही प्रोसेसेस बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पहले काम कर चुके हैं। लेकिन दुनिया रुकती नहीं। कस्टमर्स की जरूरतें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और कंपेटिटर्स हर समय नए तरीकों के साथ आते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी पुरानी सक्सेस पर आराम कर लें, तो धीरे धीरे वो एज खत्म हो जाता है जो हमें दूसरों से अलग करता था। इनोवेशन को बनाए रखने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन को लगातार चैलेंज करना। इसका मतलब है इवन व्हेन यू आर विनिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। सोचिए, नोकिया एक समय मोबाइल इंडस्ट्री का किंग था, कोडाक फोटोग्राफी का पर्याय था, लेकिन उन्होंने बदलते ट्रेंड्स के साथ पेस नहीं रखा। उनके पास रिसोर्सेज भी थे, टैलेंट भी, लेकिन इनोवेशन के प्रति हंगर खत्म हो गई। नतीजा, उनका नाम अब हिस्ट्री के पन्नों में है, हेडलाइंस में नहीं। एक सफल टीम में इनोवेशन बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, प्रोसेसेस रिजिड हो जाते हैं, अप्रूवल लेयर्स बढ़ जाती हैं और रिस्क लेने की कल्चर धीरे धीरे गायब होने लगती है। काय होने है। शुरुआत में हर स्टेप एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन सक्सेस आने के बाद हर स्टेप एक सेफ बेट बन जाता है, और यही सेफ बेट्स लॉन्ग टर्म में सबसे डेंजरस होते हैं। इसलिए जरूरी है कि कंपनी में एक ऐसी कल्चर बनी रहे जहां एम्प्लॉयज को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने की आज़ादी हो, जहां स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स को इनकरेज किया जाए और जहां असफलता को पनिशमेंट नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी टीम को हर हफ्ते 10 छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने का फ्रीडम मिले, तो उनमें से 1 या 2 शायद आपकी अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाए। इनोवेशन को बनाए रखने का एक और पहलू है क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। वो बच्चा जो हर चीज पर सवाल करता है, व्हाई और व्हाट इफ। अब जब यह सवाल पूछना बंद हो जाता है, तो क्रिएटिव सोच भी मरने लगती है। चाहे प्रोडक्ट कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, खुद से पूछते रहना होगा, हम इसे और बेटर कैसे बना सकते हैं, और अगर हम शुरू से इसे डिजाइन करते तो क्या अलग करते। कई बार यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसका मतलब है अपनी ही बनाई हुई चीजों को चैलेंज करना, उन्हें बदलना या कभी कभी खत्म भी करना। लेकिन यही मैच्योरिटी है, ये मानना कि परफेक्शन कभी फाइनल नहीं होती, वो हमेशा इवॉल्विंग होती है। सक्सेस सिर्फ एक बार इनोवेशन करने से नहीं मिलती, बल्कि उसे लगातार अलाइव रखने से मिलती है। जैसे किसी रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए डेली केयर और एफर्ट चाहिए, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट को रेलेवेंट रखने के लिए इनोवेशन का रेगुलर डोज चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा खतरा कंपटीशन नहीं है, बल्कि अपनी ही कंप्लेसेंसी है।